हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट करा दिया है। यहाँ पे हमारा पार्ट रहने वाला है थर्ड पादपों में पदार्थों का परिवहन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो पादप होते हैं उनमें पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। तो 6 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो आप उन्हें कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर नंबर 7 है, उसे हमने कुछ फर्स्ट एवं सेकेंड पार्ट में हमने कराया है। जो भी हमारा कंटेंट थोड़ा बहुत बचा है इसे हम थर्ड पार्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे हम सारी बुक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करेंगे। क्लास 8 की बुक हमने कंप्लीट करा दी है। अगर आपने ना देखी हो तो आप उसे कंप्लीट कर लें, वहाँ से आप पढ़ लें। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पादप अपनी जड़ों मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। तो क्या इसमें जो पादप अपनी जड़ों या मूलों द्वारा क्या करते हैं, जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करते हैं और करके क्या करते हैं, पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 6 में आपने ये भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निमुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाओं को संपादित करने में करती हैं। अतः ये आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तथा तक किस प्रकार से पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते हैं, पत्तियां द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? आगे हम देखते हैं जल और खनिजों का परिवहन। जो जल होता है उसमें क्या खनिजों का परिवहन किस प्रकार होता है? तो पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। मूलों को हम मूल रोम कहते हैं होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतःग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्र फल को बढ़ा देते हैं। मूल रोग मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? तो पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पादप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूझो सही। और पादपों में मृदा में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप जैसी वाहि वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो क्या कहलाती हैं, संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो क्या किसी जीव में किसी कार्य या विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं, जाइलम या दारू कहते हैं। जो क्या होता है, जल और पोषक तत्वों को परिवहन करता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट, इसे हम याद रखते हैं। जो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों का क्या करता है, संवहन करता है, उसे क्या कहते हैं, जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों या नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को
तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार का बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादपों के सभी भागों में ले जाया जाता है। ये कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जो भोजन के पादपों के सभी भागों में ले जाया क्या पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं और क्या करती हैं, भोजन ले जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोएमा या पोषक वाह कहते हैं। आगे इस प्रकार आगे हम देख लेते, आगे हमारा क्या है, जाइलम या दारू दिया गया है, मूल रोप दिया गया है। जाइलम का क्या कार्य होता है, जल और पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाना और जो जल और खनिजों का परिवहन मूल रूप के द्वारा किसी वृक्ष में। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम फ्लोएम पादपों के पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहले ने ये देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गईं तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबा देती हैं। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। तो क्रियाकलाप हमारा 7.3 दिया गया। इस प्रकार क्रियाकलाप के लिए कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बाल व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाखाई पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, अगले दिन इसका अवलोकन करें। तो रंगीन पानी में रखी गई शाखाएं पौधे, आगे देखते हैं, पानी तने में ऊपर चढ़ता है और तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिंदु को प्रदर्शित करती है। क्या शाकीय पौधों की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। तो बाष्पो उत्सर्जन, कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप उत्सर्जन के किस प्रकार प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। आगे हम देखते हैं, पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल को अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों में बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल बाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के बाष्पन से चूषण या अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। ये वैसे ही जैसे कि आप इस तरह से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। बाष्पोत्सर्जन पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। यहाँ पे हमारा सारा चैप्टर कैसा है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में, जो हमारा चैप्टर रहेगा अर्थ।